तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है हमारे पास? सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें M1A प्लस M2B give rise to N1C plus N2D। इस इक्वेशन की अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो इसकी रेट क्या हो जाएगी? इसकी रेट हो जाएगी दैट इज dx अपॉन, दो तरह से हमने रेट को लिखना सीखा था। एक तो हमने देखा था सिंपल रेट इक्वेशन, दूसरा हमने देखा था रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल जो हमने देखा था उसमें बोला था हमने कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो सिंपल जो हमने इसकी रेट को निकालने का जो मेथड हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो दैट इज dx अपॉन dt, दैट इज जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट भी बोलते हैं। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज जो हमारी कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, अपनी रेट को लिखते हैं। तो ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज जो हमने रेट यहाँ पे लिखी हुई है विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ एंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि हम इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बट ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट वेरी मच कन्वीनियंट इक्वेशन टू डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है ये उतनी ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, एवरी टाइम वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ता है। वहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसके ऊपर हमें ग्राफ निकालना पड़ेगा किसी सर्टेन वैल्यू का। ठीक है, तो इस मेथड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है हम उसकी क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी कि हम लोग इसमें जो हमारी अलग अलग जो ऑर्डर हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। उसमें जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है हमारी उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट करके हम क्या कर देते हैं, फिर फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी रिएक्शन का जो भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चाहे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, चाहे टाइम फाइंड आउट करना है, तो चाहे इनिशियल करनी है चाहे फाइनल करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो हम इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन से जो हम यहाँ पे रेट इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग दो तरह की आपके सिलेबस में है जो आपको सीखनी है इक्वेशन। फर्स्ट है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड सेकंड हमने यहाँ पे स्टडी करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है आगे भी है, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का भी है। ठीक है, बट जो आपको जो सिलेबस में है वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ही आपके सिलेबस में आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है।
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को निकालेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए लेट अस वी हैव ए रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट let us suppose a chemical reaction in which a reactant is converted into product। ये कोई हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि हमारा कोई रिएक्टेंट ए है, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है दोनों मेथड से। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एंड अकॉर्डिंग टू सिंपल रेट ऑफ द रिएक्शन जो डिफरेंशियल हम लिखते हैं। तो सिंपल हम कैसे लिखते हैं, दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस concentration of A with respect to time, that is dt। ये हमारे पास सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन हुई। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो इट विल बी इक्वल टू k concentration of A raised to power 0। क्योंकि 0 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे n क्या है हमारे पास, दैट इज 0। n 0 का मतलब बिकॉज दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो हम दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस d concentration of A upon dt is equal to k concentration of A raised to power 0। ओके, अब आप जानते हैं कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, अब इज इक्वल टू माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो नाउ अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, लिख सकते हैं ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन, इसको 1 दे सकते हैं आप। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई हमारे पास, इसकी हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, जब हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन 2 की,
तो यही क्वेश्चन हमारे पास जो है, यानी कि इसकी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दैट इज डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन के लिए कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको आने चाहिए। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आप उनको पढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या निकल के आती है इसकी, दैट इज concentration of A is equal to minus KT plus I। ठीक है, ये इसकी क्या निकल के आ जाती है हमारे पास, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, यानी कि एट टाइम t, यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t क्या था हमारे पास, 0 था। ठीक है, यानी कि हम जो t की वैल्यू है उसको क्या पुट करेंगे, इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन स्टार्ट ही हुई थी। तो यही इक्वेशन, क्योंकि जो हमारी यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ, और a को यहाँ पे भी लिख दो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसी इक्वेशन में हमने इसको फिल कर देंगे, a नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस यहाँ पे i। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, i इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है, यही इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, i इक्वल टू a नॉट। इस इक्वेशन को भी क्वेश्चन नंबर 3 दे दो। अब i की जगह पे यहाँ पे इस i की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो यही क्वेश्चन अगेन हमारे पास क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get A, that is concentration of A is equal to minus KT plus A naught। ठीक है, इसको फिर से रीअरेंज कर दो, तो A naught माइनस A is equal to KT, और यहाँ से K अगर हमें निकालना है, K is equal to A naught माइनस A अपॉन T। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से हम रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। यहाँ से हम टी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ए भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जनरली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपको क्या याद रखना है, आपको डेरिवेशन नहीं आती है, कभी भी डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। और एक ये इक्वेशन है, दैट इज एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे भी इक्वेशन देखी थी, ये भी दैट इज y एम एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, ये होता है इंटरसेप्ट, एम क्या होता है, एम स्लोप, और हमने ग्राफ जो ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टी के हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना होता है, अगर हमें इसके अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है। तो इसकी में अगर हम वैल्यू इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरह का इस क्वेश्चन में बनता है। तो उसमें हमने देखा कि हमने जो ग्राफ है, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन निकल के आई हमारे पास,
ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी जिसमें जो इक्वेशन है जैसे हमारे पास यहाँ पे दैट इज A, that is concentration of A is equal to हमारे पास था यहाँ पे that is minus KT plus concentration of A naught। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेशन वर्सेस T के अगर हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो A नॉट होगा हमारे पास, ये क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे, और K जो होगा यहाँ पे, K क्या होगी, स्लोप होगी। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे किसके किसके अगेंस्ट, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं कंसंट्रेशन वर्सेस T, तो T कहाँ पे आएगा, T आएगा हमारा, T है हमारा X, दैट इज T, एंड Y क्या हमारा, दैट इज ये Y mx प्लस C। ठीक है, तो C इंटरसेप्ट है, X क्या है हमारे पास, दैट इज T है हमारे पास X, और M क्या है हमारे पास, दैट इज स्लोप है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, तो इस तरह का ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसमें हमें नेगेटिव स्लोप देखने को मिलती है। तो इसमें जो स्लोप होती है, स्लोप किसके इक्वल होती है, दैट इज tan थीटा के इक्वल होती है, दैट इज ये हमारे पास क्या है, थीटा यहाँ पे आएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू माइनस के, जो ये है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में दैट इज माइनस के। तो ये हमारे पास क्या है, स्लोप। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं कि किस तरह का ग्राफ यहाँ पे जब हम जीरो ऑर्डर के लिए बनाते हैं तो किस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड rate equation for first order रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हमने डिराइव करना है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी। तो यहाँ पे भी लेट अस सपोज ए रिएक्शन, let us suppose a chemical equation in which reactant is converted into product। इसमें reactant किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो एट टाइम t, किसी टाइम t पे जब इक्वेशन हमारी स्टार्ट ही हुई है, दैट इज टाइम 0 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम इज A।
इस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो A है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो 0 है। मतलब बोलने का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ही हमने इक्वेशन को स्टार्ट किया, तो इक्वेशन को टाइम t, जब जो टाइम था वो 0 को अप्रोच कर रहा था, तो उस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बना था, यानी कि सारे के सारे वहाँ पे क्या थे उस टाइम पे, रिएक्टेंट थे। बट आफ्टर टाइम t, सपोज हमने कोई टाइम क्या ले लिया यहाँ पे, t टाइम हमने मान लिया, तो एट दैट टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है हमने माना यहाँ पे कि वो क्या होगी, x के इक्वल होगी। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने बच गए, ये बच गए हमारे पास जितने हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट थे उसमें से हम क्या कर देंगे, इस प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। तो रिएक्टेंट क्या बच गया टाइम t पे a माइनस एक्स, और हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना वो क्या था, x। अब इसकी हमने क्या करनी है, रेट लिखनी है। अब रेट हम दोनों तरीकों से लिखते हैं, दैट इज सिंपल डिफरेंशियल, और हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी रेट को यहाँ पे लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। अब ए माइनस एक्स क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट जो किसी टाइम t पे यहाँ पे हमारे पास बचे थे, रेज टू पावर 1। यहाँ पे वैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ ए भी लिख सकते हो, ऐसा भी नहीं है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आपने लिखना हो तो, बट लास्ट में थोड़ा सा वो हो जाता है इसमें, या इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखना हो। पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल ए माइनस एक्स, ठीक है। तो अब दोनों रेट्स हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगी ये रेट हमारी, दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के, या माइनस यहाँ से, चलो मैं यहाँ पे भी इसको दूसरी तरफ ले जा सकते हैं हम, इसको मैं ये लिख देता हूँ के इंटू a माइनस एक्स रेज टू पावर 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमारी रेट इक्वेशन है इसको हम पहले क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन, इसको रीअरेंज कर दो, a माइनस एक्स को इस तरफ ले आओ, a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt k dt, दैट इज dt को हमने कहाँ ले गए, यहाँ पे ले गए। तो ये इक्वेशन हमारे पास होगी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को एक नंबर दे देना है। अब इस इक्वेशन की हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इस इक्वेशन की क्या करनी है हमने, इंटीग्रेशन अब यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे माइनस ही लगा देंगे क्योंकि ये माइनस होगा यहाँ पे, तो इस माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के डी टी। तो नाउ अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी है ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। सो वी गेट, इस इक्वेशन की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो
जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है दैट इज ln 1/a minus x is equal to k into dt। ठीक है, k इंटू डी टी नहीं, k इंटू यहाँ पे के टी प्लस आई। ठीक है, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये इस इक्वेशन की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, ये सॉल्यूशन मिलेगा ln 1/a minus x is equal to kt प्लस आई। ठीक है, अब इसको हम फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ln इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। इसमें भी अब वही लिमिट लगा देंगे हम, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। ठीक है, किसी टाइम t पे और x क्या था वहाँ पे 0 था, तो इनमें अगर हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे इन वैल्यू को, ln a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू टाइम t 0 प्लस आई। तो यहाँ से आई निकल के आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ a। ठीक है, तो आई क्या होगा यहाँ पे, वैसे ये इंटरसेप्ट है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c। कैसी इक्वेशन है एक हमारे पास, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को हम नंबर देते हैं 3, और जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आई की जगह वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस ln ऑफ a। ठीक है, अब इसको फिर से रीअरेंज कर लो इसी इक्वेशन को, तो यही इक्वेशन क्या बन जाती है हमारे पास, के टी इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, तो दोनों ही ln है, कॉमन ले लीजिए, के टी इज इक्वल टू ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। और यहाँ से अगर हमें k को फाइंड आउट करना है तो k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, ln को हमने log में यहाँ पे कन्वर्ट किया। ठीक है, log बेस 10 में, तब ये वैल्यू आई हमारे पास 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे निकला, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हुए दिखेंगे, इसी फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे फ्रेम होंगे, बनेंगे। यानी कि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये इस चैप्टर में आपको आना ही चाहिए। अब इसमें भी जो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमने देखा था कि यहाँ पे भी जो हमारी इक्वेशन जो निकल के आ रही थी, ठीक है, तो एक तो हमारे पास हम जो इक्वेशन थी दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये भी इसके अगेंस्ट भी हम खींच सकते हैं, दैट इज इसको हमने y मान लिया, ये क्या हमारे पास mx, ये क्या हमारे पास प्लस c। तो जो ग्राफ खींचेंगे हम इसके अगेंस्ट, दैट इज ln a माइनस एक्स, और वर्सेस t के अगेंस्ट हम यहाँ पे खींचेंगे, तो यहाँ पे भी जो हमारी स्लोप हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी ये k के इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो कंसंट्रेशन वर्सेस, जब हम इसमें जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसका ग्राफ भी हमारे पास इसी तरह से इसकी जो स्लोप है वो भी क्या आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट है, टी के अगेंस्ट है, और जो यहाँ पे एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स के अगेंस्ट हम इसको खींचते हैं, और ये कैसा आता है हमारे पास, इस नेगेटिव में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कल इसके हम क्वेश्चंस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें दोनों के केस में हम हाफ लाइफ पीरियड भी इनका डिस्कस करेंगे।